वापदा के बांड्स जो थे ये जब रेजिंग चश्मा हो रहा था, मंगला की रेजिंग का जो प्रोजेक्ट था वो हालांकि 30-40 अरब रुपए का था, उसके लिए भी वापदा ने बॉन्ड्स रेज किए थे, लेकिन रुपी में। वफाकी हुकूमत ने भाषा डैम और मोहम्मद डैम के लिए रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए एक बॉन्ड का इजरा किया है और हुकूमत का ये दावा है कि ये जो तरीका है ये बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है और पाकिस्तान में पानी का मामला जो बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया है उसको हल करने के लिए हुकूमती कोशिशों का एक महवर भाषा और मोहम्मद डैम है और उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो जनरेट हो जाएंगे। हमारे पास आमतौर पे बड़े डैम्स, छोटे डैम्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान में ये कहना है कि बॉन्ड्स के थ्रू रिसोर्स जो है या फंड जनरेट करने का तरीका जो है वो इस टाइप का कोई फ्रीक्वेंटली नहीं रहा। ये तरीका कितना बेहतर है और इससे हमारे प्रोजेक्ट्स कितने कंप्लीट हो सकते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, फजलुल्लाह कुरैशी साहब से ज़रूर इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये बताइए कि आपका क्या रिएक्शन रहा जब आपको पता चला कि हुकूमत ने और वापदा ने जो है एक बॉन्ड जारी किया जिसमें उनका दावा है कि बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। थोड़ा मैं आपको पहले पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जो भाषा डैम है ये सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो कास्ट जो है वो उन्होंने जो 2013 में $8 बिलियन रखी थी, और अब मेरे हिसाब से जब ये कंप्लीट होगा तो ये बाद में ये $13 बिलियन पे अप्रूव हुआ और ये जाकर कोई 24-25 बिलियन पे होगा फाइनल। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो आपका पूरा इंडस बेसिन का प्रोग्राम जो हुआ था 60s में, उसमें कालाबाग तरबेला डैम था, मंगला डैम था और 4 बैरेजेस थे और 9 लिंक कैनाल्स थे। ये पूरा पैकेज जो था ये 3 अरब साढ़े 3-4 अरब डॉलर का था। अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे 20-22 डॉलर, कहाँ पे 4 अरब डॉलर। और वो 4 अरब डॉलर भी एज अ पॉलिसी वेस्ट पाकिस्तान के बजट में नहीं आते थे। तो मैं उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान प्लानिंग में था, वो आउटसाइड बजट होते थे। उसकी पॉलिटिक्स ये थी कि अगर वो वेस्ट पाकिस्तान के बजट में डालते तो फिर ईस्ट पाकिस्तान की बजट वेस्ट पाकिस्तान से आधी हो जाती। तो उन्होंने एक ये ट्रिक निकाली कि भाई इसको आउटसाइड बजट करते हैं, तो वो आउटसाइड बजट हो गया। उसके बाद जब स्टील मिल का प्रोजेक्ट आया, जो मेरे हिसाब से उसके बाद तारीख में वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो भी 2-2.5 अरब डॉलर का था। लेकिन उसमें यह था कि रुपी पोर्शन हम बजट में डालते थे, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज होता था वो हम रशिया के साथ हमने किया हुआ था बार्टर डील। तो हम उसको एक्सपोर्ट करते थे और रशिया उसके जवाब में बजाय कैश के स्टील मिल के अकाउंट्स में पैसे आते थे जो उसकी पेमेंट होती थी। तो इस दफा इन्होंने भी यही सोचा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बजट तो आपका एब्जॉर्ब कर नहीं सकेगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी 3 टाइप की फाइनेंसिंग करेंगे। एक जो पावर की मशीनरी होगी वो हम लेंगे पे एज यू अर्न के बेसिस से। जो कंपनी से हम डील करेंगे उसको कहेंगे भाई आप हमें उधार पे दे दें, जब हम पैसे कमाएंगे तो आपको पैसे देंगे। ये पावर का ज्यादा कंपोनेंट उधर चला जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है वाटर का। उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो लैंड एक्विजिशन और जो सिविल वर्क्स के कुछ पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट अपने पीएसडीपी में देगी, और कुछ जो है वो वापदा थ्रू रेजिंग बॉन्ड्स। ये वापदा के बॉन्ड्स जो थे ये जब रेजिंग चश्मा हो रहा था, मंगला की रेजिंग का जो प्रोजेक्ट था
वो हालांकि 30-40 अरब रुपए का था। उसके लिए भी वापदा ने बॉन्ड्स रेज किए थे, लेकिन रुपी में। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के बॉन्ड्स नहीं रेज हुए थे। अब चूंकि जो इसका फेज 1 जो अप्रूव हुआ है, अब उसमें सिर्फ बाय एंड लार्ज इट इज ओनली फॉर द डैम। इस वक्त जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो भाषा डैम का प्रोजेक्ट है, इसमें पावर के कंपोनेंट शामिल नहीं है। और इसकी जो इस वक्त जो कास्ट जो उस वक्त इन्होंने डिटरमिन की थी, ये है 2016 में वो थी $649 बिलियन। ये सॉरी $6.167 बिलियन, माने $6 अरब की थी कास्ट, जो उन्होंने उस वक्त एक रुपया 105 रुपए के हिसाब से उसको वर्कआउट किया था 649 बिलियन में। लेकिन अब जब डॉलर का 155 हो गया तो ये कास्ट हो जाएगी $956 बिलियन। मतलब 1000 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिसकी अब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। इसमें पावर का कंपोनेंट शामिल नहीं है। अच्छा। और न कोई ट्रांसमिशन लाइन का कंपोनेंट है। ये बहुत बड़े कंपोनेंट है। 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और 500-600 मेगावाट की मशीनें जो पावर प्रोड्यूस करेंगी, ये उसमें नहीं है। इसके जो मेजर कंपोनेंट है, इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट है लैंड एक्विजिशन का। वो कोई 1-1.5 अरब डॉलर का है लैंड एक्विजिशन, सिर्फ जो अब तक हम कर रहे हैं। जो हमने गुज़श्ता सालों में जो खर्चे किए हैं वो इसी मद में किए हैं, जो लैंड एक्विजिशन का है। उसके बाद इसके कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस हैं वेरियस लोकेशंस के। अच्छा। उसके बाद इसकी जो कुराकोरम हाईवे की रिप्लेसमेंट है उसके लिए पैसे हैं। तो उसको फिर जो टनल बनाने हैं, मतलब जो भी सिविल वर्क्स हैं रिलेटेड टू डैम, इसमें टनल्स हैं, डैम है, लैंड एक्विजिशन है, कॉलोनी है, और जो कोराकोरम हाईवे की जो रीलोकेशन है उसके पैसे हैं। तो ये मिल मिला के जाके ये होते हैं कोई आज से 3 साल पहले के हिसाब से $6 अरब के। और उसमें से $1.5 अरब जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, और $4.5 अरब जो है वो रुपी का है। अच्छा। तो इस वक्त जो अंडर कंसिडरेशन है, जो आप बात कर रहे हैं बॉन्ड्स रेज करने की, वो ये कंपोनेंट है $1.5 अरब का, जो बाहर से जिसके लिए हमें पैसे चाहिए। उसमें ज्यादातर पैसे कंट्रैक्टर, क्योंकि फॉरेन कंट्रैक्टर्स होंगे, कुछ उनके हैं, कुछ और जो मशीनरी आएगी फॉर बिल्डिंग ऑफ द डैम एंड रोड्स, और बाकी सारे जो लवाजमात हैं वो इसी से पूरे होंगे, जो सिर्फ ये है $1.5 अरब। अच्छा। आगे चल के जब प्रोजेक्ट जाएगा तो ये फिर कास्ट 4 गुना बढ़ जाएंगी। प्लीज अब सवाल करें आप। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जो है वो इस पे रेट दे रहे हैं 7.5, 7.5 का। और आमतौर पे कहा यह जाता है कि जब आप फंड्स रेज करते हैं तो जाहिर है कि उसके प्रोसीड्स जो हैं वो आपको वापस भी करने हैं। क्या ये जो पूरे फंड्स जनरेट हो रहे हैं जो हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस भी करने हैं, तो क्या जो डैम है उसकी अर्निंग्स जो है वो उसके प्रोसीड्स इतने हो जाएंगे कि हम लोग इसको पे बैक करने की पोजीशन में होंगे? सही है। मैं आपका पहले दो आपने सवाल पूछा था, ये 7.5% का और ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये ओवर सब्सक्रिप्शन इसलिए हुई है कि आपने जो रेट इनको ऑफर किया है 7.5 का, ये मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी नहीं चल रहा। अच्छा। ये बहुत बड़ा है जो हम ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड्स के जब इशू होते हैं तो ज्यादातर यूरोप में या अमेरिका में 1.5, 2, 3% से 3.5 से ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब भी बॉन्ड्स रेज किए हैं वो 5-6 करते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये अच्छा। पहले भी आपने जो सुकूक बॉन्ड्स और जो इशू पे वो 6, 7.5 पे, जिस पे हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ने जिन्होंने भी बॉन्ड्स रेज किया उन्होंने इसको डिफेंड किया है। दूसरा अल्टरनेट ये था कि अगर हम, क्योंकि अब आप अगर आप सीपेक में आपने जो चाइना से पैसे लिए हैं फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, फॉर रोड्स, तो उसमें भी वेरियस रेट्स पे आपने लिए हैं।
कोई 2.5 पे हैं, कोई 3.5 पे हैं, लेकिन दे आर आल्सो अप टू 7%। एशियन बैंक जो कर्जे देता है वो जो गरीब मुल्कों को हमें ज्यादातर कर्जे वो कम कीमत के देता है, लेकिन एशियन बैंक भी कभी कभी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के 7% तक चार्ज करता है। अच्छा। तो मार्केट में ये इसलिए गए कि एक तो उनको अर्जेंसी थी, दूसरा वो अपनी वापदा की क्रेडिबिलिटी देखना चाहते थे कि वापदा को एज ए इंस्टीट्यूशन विदाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटीज पैसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए इन्होंने रेट भी ज्यादा ऑफर किया और पैसे भी कम ऑब्टेन किए, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटीज के लिए आईएमएफ की कंडीशनलिटीज होती हैं कि साल में आप इतनी गारंटीज दे सकते हैं, जो गालिबन आईएमएफ कंडीशन के तहत ये गवर्नमेंट गारंटी से नहीं उठा सकते थे। इस वजह से भी वापदा की क्रेडिबिलिटी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कम या ज्यादा हो, लेकिन इसके वजह से भी इन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली 7.5 पे। ये हो गया बैकग्राउंड 7.5 का। क्या हम और लोग ये कहें कि क्वांटम बड़े लार्ज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड रेज करने का ये जो तरीका है कि आप थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस करें, थ्रू स्टेट या थ्रू कंट्री नहीं करें, ये तरीका जो है वो अब आस्ता आस्ता मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि वापदा नहीं, वापदा का ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मौजूदा हालात में सूट करता है। वैसे कम केसेस में होता है कि आपको बाहर के इवन लोकल क्रेडिट के लिए भी बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट, मुझे याद है कि जब हम स्टील मिल के लिए पैसा रेज करते थे तो स्टील मिल की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब थी कि हमें पैसा नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट गारंटीज, इवन नेशनल बैंक यूज टू गेट गवर्नमेंट गारंटी। तो ये इदारे के है, लेकिन वापदा की क्रेडिबिलिटी इसलिए अच्छी है कि वापदा इस वक्त थ्रू पावर सेल्स, जो इनको पावर के 3 जो प्रोजेक्ट बहुत बड़े पाकिस्तान के इनके पास हैं, मंगला है, गाजी बरोठा है, तो इससे ये कोई 1000 अरब रुपए की बिजली बेचते हैं जो आपके सिस्टम में आती है। तो उसके लिए इसका फिनेंशियल बैकिंग एज अ वापदा, सिंगल वापदा एज अ हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर एजेंसी इज वेरी साउंड। जब इंटीग्रेटेड वापदा था जिसमें ये डिस्कोज और जेनको सारो आ जाती थी, तो ये एक इंटीग्रेटेड इदारा था जो सब चीजों को संभालता था। उस वक्त इसकी क्रेडिबिलिटी पे इश्यूज थे। क्यों? कि लॉसेस होते थे, बिजली के पावर हाउसेस नहीं चलते थे, इनएफिशिएंट पावर हाउसेस थे, अपना सर्कुलर डेट था, वो सारे वापदा के मथे में जाते थे एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब 90s में जब वापदा को बाइफरकेट किया गया, तो इस वक्त का वापदा जो है दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड सम अदर हाइड्रो बिल्डिंग्स और वापदा हाउस। तो इस इदारे की जो बैलेंस शीट है, मेरे ख्याल में, हालांकि मैंने पेपर नहीं देखे हैं, लेकिन व्हाट माय एक्सपीरियंस है, इट इज अ साउंड बैलेंस शीट एंड देयर क्रेडिबिलिटी एज अ पावर प्रोड्यूसर, एज अ रनर ऑफ पावर हाउसेज। इसकी वजह आपको याद होगा कि रिसेंट पास्ट में, गुज़श्ता 5 सालों में, इनको आइडा अपना वर्ल्ड बैंक ने भी क्रेडिट दिया है फॉर दासू डैम, बड़ा सस्ता उनको मिला है, वो भी कोई $1.5-2 अरब का है, एक 50-60 का नहीं, अब 1-1.5-2 अरब का है, 500-600 मिलियन का नहीं है। सिमिलरली हैविंग न्यू पावर हाउसेस एट तरबेला, जिसको हम तरबेला की एक्सटेंशन 5 और 6 कहते हैं, उसको भी यूएस एड ने और वर्ल्ड बैंक ने वापदा को पैसे दिए। तो इसलिए वापदा की क्रेडिबिलिटी, अब ये बात उन्होंने ये वापदा से मेरे ख्याल में नहीं पूछा कि आपको ये किस प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए और उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट क्या है। ये अगर पूछते तो फिर फटा हो जाता, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट लोन, इट इज अ लोन रेज्ड बाय एजेंसी। एग्जैक्टली, मैं कॉस्ट और बेनिफिट की तरफ ही आ रहा हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया कि जाहिर है कि कॉस्ट और बेनिफिट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसे जो आपको पे बैक करने हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 10 ईयर के बाद, वो आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। क्या सिर्फ डैम जो है
जिसके लिए आपने 7.5% दिया, ये क्या जैसे उससे मैंने इतनी अर्निंग होगी कि हम लोग दे मैंने सकते? मैंने गुजारिश ये की कि ये लोन सिर्फ डैम के लिए, डैम इन 2 डैम के लिए हमारे हिसाब से तो है, लेकिन जो लोन देने वाले हैं उन्होंने वापदा को दिया है। अच्छा। और वापदा को, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त वो 1000 अरब की बिजली बेचते हैं और ओके। बेचते रहेंगे। अच्छा। वहां से वो वापदा पैसे दे सकता है अगर जरूरत पड़े। इन डैम के जो रिकवरीज जो होंगी ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होंगी, क्योंकि इनको ये जो डैम जब बनेगा तो इसमें तो पावर प्रोडक्शन जीरो होगी ना, उसमें तो सिर्फ पानी पानी होगा। और पानी ये देंगे तो पानी, इस पानी से ये होगा कि जो आपकी तरबेला की कैपेसिटी है वो 1.5 गुनी या 2 गुनी हो जाएगी। क्यों? इस वक्त तरबेला जो पीक पे होता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक तरबेला ठीक ठाक पैदा करता है, 4-5-6 महीने। अब जैसे जुलाई में पानी आएगा ना, तो जुलाई में तरबेला की प्रोडक्शन पीक पे जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब दिसंबर के बाद जब डिप्लीशन शुरू होगी तो आपकी तरबेला की पावर और वाटर दोनों की डिलीवरी डेंजरस हो जाएगी। और जैसे आज की डेट में तरबेला में कोई पानी नहीं है और पावर प्रोडक्ट सिर्फ पावर टनल्स चल रहे हैं और पावर टनल से बिजली पैदा हो रही है, लेकिन वो कैपेसिटी की आधी पैदा हो रही है। ओके। तो जब ये बन जाएगा सिर्फ पानी, तो ये पानी जो है जब तरबेला में आएगा तो एक तो आपको तरबेला में आज भी पानी मिलेगा, क्योंकि ये पानी रिलीज तब होगा जब तरबेला आपका काम लेने के काबिल हो जाएगा, या अगर वो भाषा ओवरफ्लो होगा तो फिर तरबेला में आएगा, तरबेला से ओवरफ्लो होकर आएगा। लेकिन अगर भाषा में आप स्टोर करते हैं तो फिर तरबेला को आप डिप्लीट जब हो जाएगा तो तरबेला में तो एक स्टेज पे ये पावर, लेकिन जब पावर हाउस लग जाएंगे, मतलब 10 years फ्रॉम नाउ, तो उसी पानी से आप डबल बिजली पैदा करेंगे। अच्छा, इसका एक तो भाषा मतलब पैदा करेगा इसका मतलब है कि 4,500 मेगावाट, भाषा, और ये जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो तो दो फिर ढाई हजार तरबेला। मेगावाट ये करेगा। तो ओके। इससे आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी वापदा की आइंदा 10 साल में बेहतर हो जाएगी और ये पैसे देने के काबिल हो जाएगा। लास्टली ये है कि मजबूरी तौर पे जो फीचर्स आप बता रहे हैं, ये डिसीजन जो है वो स्मार्ट डिसीजन है, इसको बेहतर डिसीजन कहा जा सकता है? नहीं, देखने अल्टरनेट्स अगर क्या थे हमारे पास, बेहतर होता है कंपेरेटिवली ए बी सी। अगर हमारे पास देखे, इसके लिए हमने एशियन बैंक के पास गए, उन्होंने कहा जी हम पैसे नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक के पास गए, उन्होंने इसके लिए पैसे नहीं दिए, कहा कि ये, हालांकि ये बात गलत है। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो मंगला इन आजाद कश्मीर इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां पे क्यों पैसा दिया दुनिया ने? दासू अगेन डिस्प्यूटेड एरिया में है, उसके लिए क्यों पैसा दे रहे हैं? मेरा जाती ख्याल ये था कि दिस शुड हैव बीन गिवन टू सीपैक, लेकिन आज मुझे पता नहीं है कि सीपैक में ये इन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर सीपैक में देते तो हमें शायद कम कीमत पे पैसे ये मिल जाते। लेकिन हो सकता है कि सीपेक में चाइना की कंडीशंस होती है कि भाई ठीक है हम करेंगे, जैसे मिसाल तौर पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, उसमें चाइनीज अपनी इंडस्ट्रीज लाएगा। मुझे पता नहीं है कि सीपेक में ये क्यों नहीं डिस्कस हुआ या सीपेक से क्यों नहीं फाइनेंस हुआ, लेकिन एक ही अल्टरनेट था जो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्यों नहीं गया। लेकिन मेरा जब सीपेक के आप मेरे रिव्यूज पढ़ेंगे तो मैंने ये प्रपोज किया था कि भाषा डैम को सीपेक में डाला जाए, लेकिन अब स्टिल इट इज ऑनगोइंग। अभी तो सिर्फ ये एक एक पार्ट ले रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको कहा कि जो वाटर का प्रोजेक्ट है, जो डैम का इस वक्त का जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी $1.5 अरब की तरफ सिर्फ इन्होंने 500 लिए हैं। अभी $1 अरब का शॉर्टफॉल इधर है और कुछ शॉर्टफॉल मोहम्मद में होगा, तो स्टिल इट्स लॉन्ग वे टू गो। लेकिन एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस वापदा की सक्सेस है, इन्होंने ये पैसे रेज कर लिए हैं। अब आगे चल के इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है अगर थिंग्स आर गोइंग एज सच तो कोई ये इसमें दे विल बी एबल टू मेक ऑल दीज पेमेंट्स।